शिवास रीगल की कहानी अगर आप लोगों से पूछें तो वो या तो इसे एकदम सरलता से बताते हैं या तो काफ़ी ग्लैमराइज करते हैं। पर रियलिटी की बात यह है कि इतने बड़े ब्रांड को बनाने के लिए काफ़ी जूते के तलवे घिसते हैं, बट दुनिया को सिर्फ और सिर्फ शाइन दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत बातें मालूम हैं, बट मैंने काफ़ी कोशिश की है कि जितनी रियलिटी की तरफ मैं आपको ले जा सकूँ उतना मैं आज इस वीडियो में करके दिखाऊँ आपको। जैसे कि ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, शिवास ब्रदर फाउंडेड इन 1801, बट सत्य ये है कि 1939 तक शिवास रीगल 12 इयर्स ब्लेंड बना भी नहीं था। और उसके ऊपर वाली बात कि 1857 तक शिवास ब्रदर का फाउंडेशन भी नहीं हुआ था। तो शुरू से शुरू करते हैं। 1801 में जॉन फॉस्टर ने एक अबरडीन में एम्पोरियम खोला। ये एम्पोरियम केटर करता था अमीरों को, लग्जरी गुड्स, वाइन्स, प्रोडक्ट्स, सब कुछ यहाँ पर मिलता था। एबरडीन की बात ये थी कि एक ऐसा शहर था स्कॉटलैंड में जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। काफ़ी नए नए आइडियाज़ जनरेट हो रहे थे, हाई प्रोफाइल लोग जुड़ रहे थे, काफ़ी मूवमेंट हो रहा था इस शहर में। इस समय तक हमारे दोनों भाई जेम्स एंड जॉन पैदा भी नहीं हुए थे। 1810 की बात है कि बढ़कर जेम्स पैदा हुए, 1814 में जॉन पैदा हुए। 14 बच्चों की फैमिली थी और ये दोनों को लग रहा था कि छोटे से इस गांव में, फार्म हाउस में इनका कुछ नहीं हो पाएगा। 1836 में इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एबरडीन जाते हैं। ये दोनों चल पड़े, लिटरली चल पड़े। कंट्री साइड स्कॉटलैंड से 45 किलोमीटर्स तक 3 दिन तक ये लोग चले और बैकन से एबरडीन पहुंचे। एबरडीन पहुंच के इन दोनों ने अलग अलग प्रोफेशन चूज किए। जेम्स बड़े भाई ने ज्वाइन किया एबरडीन के एम्पोरियम को, और जो छोटे भाई थे उन्होंने एक होलसेल अपैरल शू की दुकान को ज्वाइन किया। इस एम्पोरियम में काम करते हुए 1836 से 1838 में इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। जेम्स ने ब्लेंड बनाना सीखा, विस्की का नहीं, टी का, और इसी वजह से उनका नोज़ और टेस्ट काफ़ी इम्प्रूव हो गया। यहाँ पर उन्होंने ये भी सीखा कि किस तरीके से एक कस्टमर बेस अवेलेबल है जिनको फाइनर थिंग्स इन लाइफ पसंद है। 2 ही साल में वो पार्टनर भी बन गए इस फर्म के, और 5 साल तक ये उनकी दुकान चलती रही। अनफॉर्चुनेटली विलियम का देहांत हो गया। जेम्स को एक नया पार्टनर चाहिए था। जेम्स को पार्टनर मिला स्टुअर्ट में, और उनका नया फर्म ओपन हुआ, स्टुअर्ट एंड शिवास। ये पार्टनरशिप भी चली कुछ 15-16 साल तक। इस पार्टनरशिप में उन्होंने रॉयल वारंट भी पाया। जैसे मैंने आपको बताया था लेफ्रॉय के वीडियो में कि रॉयल वारंट पाने के साथ ही एक प्रोविजन स्टोर या कोई भी सप्लायर अब सप्लाई कर सकता है रॉयल्टी को। और इस दौरान उन्होंने विस्की को ब्लेंड करना भी शुरू किया अपने ही सेलास में। स्टुअर्ट को यह बात पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने अपनी यह पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रॉयल वारंट होने के साथ वो अपने इलीगली या सीक्रेटली ब्लेंड करें विस्की को। और इसके बाद जॉन शिवास ज्वाइन किए अपने बड़े भाई जेम्स शिवास को इन 1857। जैसे कि आपने देखा कि 1801 से 1857 तक छोटे भाई जॉन का कोई भी प्रभाव नहीं था जेम्स के साथ। 1857 में जब वो जुड़े तब शिवास ब्रदर्स लिमिटेड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये पार्टनरशिप काफ़ी देर तक चल नहीं पाई। 5 साल में छोटे भाई जॉन की मृत्यु हो गई, परंतु इन 5 साल में जेम्स एंड जॉन ने 1-2 ब्लेंड ऐसे बनाए जो कि उनके क्लाइंटल में काफ़ी ही फेमस हुए। उसके बाद बड़े भाई जेम्स की भी मृत्यु हो गई, बट अपने देहांत से पहले उन्होंने अपने बेटे को सारी नॉलेज बता दी। विधि का विधान था, बेटे की भी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई और सारी कमान पहुंची कंपनी के क्लर्क अलेक्जेंडर स्मिथ के पास। अलेक्जेंडर स्मिथ मेरे हिसाब से एक चालू इंसान था। उसने पावर में आते ही सबसे पहला काम यही किया कि पूरी फैमिली मेंबर जितने भी ट्रस्टी में थे उनको बाहर कर दिया। फैमिली मेंबर्स निकलने से पहले बस एक ही दरख्वास्त कर पाए कि तुमको जो भी करना है ब्रांड के साथ करो, पर जो नाम है शिवास ब्रदर्स लिमिटेड का उसको मेंटेन करने का। अलेक्जेंडर स्मिथ ने यह बात उनकी मानी। कुछ समय बाद 1900 के शुरुआत में ही जो उनकी उस समय के मास्टर ब्लेंडर थे चार्ल्स स्टुअर्ट, उन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा ब्लेंड बनाना चाहिए जो हम अमेरिका में लग्जरी ब्रांड के नाम पे बेच सकें। 1909 में इन्होंने अपनी पहली ब्लेंड 25 ईयर ओल्ड शिवास रीगल को लॉन्च किया। शिवास उन्होंने जो नाम था इसका उन्होंने शिवास ब्रदर्स से लिया, और रीगल उन्होंने इस बात से लिया क्योंकि उनको रॉयल वारंट मिला था। ये ब्रांड काफ़ी फेमस हुआ, बट उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, फिर अमेरिका में प्रोहिबिशन हुआ, और ये विस्की फेमस होने के बावजूद भी उतनी चल नहीं पाई क्योंकि माहौल ही वैसा था। फिर जब अल्कोहल बैन निकला 1939 में इन्होंने फिर से लॉन्च की, बट नॉट एज अ 25 ईयर ओल्ड ब्लेंड, बट एज द फर्स्ट शिवास रीगल
12 ईयर ओल्ड ब्लेंड, पर दाम डबल करके। इस बात को बोलते हैं शिवाज रीगल इफेक्ट। ये बात ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ का दाम बढ़ा के बेचें तो लोगों को लगता है कि वो अच्छी ही होगी, तब से उसको शिवाज रीगल इफेक्ट से ही नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद इसको सीग्रम्स ने खरीदा, उसने उस पर काफ़ी पैसा लगाया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया में इसको काफ़ी बेचा भी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2001 में पर्नर रिकॉर्ड ने सीग्रम्स को खरीद लिया था। और पर्नर रिकॉर्ड की बात ही ऐसी है, कोई भी ब्रांड को उठाते हैं, चाहे वो रॉयल स्टैग हो या जेम्सन आयरिश विस्की हो, वो उनको ऊंचाइयों तक पहुंचा के ही रहते हैं। तो अगर आपने ये पिछले सालों में किसी शेल्फ में ट्रैवल करते समय, किसी एयरपोर्ट में या किसी एड में, किसी मूवी में नहीं देखा हो, तो आप एक बात तो पक्का मिस कर रहे हैं। इसको पीना नहीं, इसकी मार्केटिंग सॉलिड वाली। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, इसका फाउंडेशन शिवाज ब्रदर्स लिमिटेड का फाउंडेशन 1801 में नहीं था। ये विस्की उतनी पुरानी भी नहीं है, 200 साल की हिस्ट्री नहीं है इसकी। 81 ईयर्स मैक्स टू मैक्स हमारे शिवाज रीगल 12 ईयर्स ब्लेंड की है। दूसरी बात, इस पे काम जेम्स ने ज़्यादा किया था, जॉन तो सिर्फ 5 साल के लिए थे, बल्कि उन्होंने 1-2 ब्लेंड बनाई थी। और सबसे बड़ी बात, इनका जो मास्टर ब्लेंडर जिसने 25 ईयर्स ब्लेंड बनाया था, हमारे चार्ल्स स्टुअर्ट हॉवर्ड, उनको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है जितना देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्राइस सेक्शन पे। प्राइस की बात की जाए तो पहले केस को देखते हैं। जैसा कि ये केस आपने काफ़ी बार देखा होगा, सिल्वर केसिंग रहती है और काफ़ी गैलिलिक हेरल्डिक जो सिंबल्स हैं यहाँ पर वो बने हुए हैं। हर साइड में 4-4 बने हुए हैं, टोटली 16। ये जो है मेरे कलेक्शन से मैंने निकाली है, तो इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा पुराना है, 2015 तक ये डिज़ाइन चला था, उसके बाद इन्होंने एकदम नया डिज़ाइन लेकर आए हैं। बट जनरली फ्रॉम 1909 जब उन्होंने पहली बार ये डिज़ाइन बनाया था अमेरिकन मार्केट में लॉन्च करने के लिए, तब से आज तक ये जो डिज़ाइन है काफ़ी सिमिलर रहा है। प्राइस की बात की जाए तो अगर आप इसको ड्यूटी फ्री से खरीदेंगे तो आपको ये 2800 रुपये में मिल जाती है। एटलीस्ट बैंगलोर के ड्यूटी फ्री में तो मिली। और काफ़ी बार इसमें ऑफर्स रहते हैं, 1 खरीदो 2 मिलेगी वैसा। अगर आप इसको बाहर से खरीदेंगे, एक वाइन शॉप से खरीदेंगे, तो ये आपको तकरीबन 5,000 रुपये में पड़ जाती है। क्या ये महंगी है, क्या ये वर्थ इट है, आगे देखेंगे टेस्टिंग और आफ्टर इफेक्ट्स में। चलिए टेस्ट की बात करते हैं। बॉटल को खोला जाए, देखा जाए कि कैसी बॉटल है। बहुत लोगों ने बॉटल देखी होगी, फिर भी एक बार और देखने में कोई हर्ज नहीं है। केस को है थोड़ा दूर रखते हैं। इस बॉटल का जो डिज़ाइन है, इसको बोलते हैं बेल शेप डिज़ाइन, एक घंटी की तरह होती है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा मोटापा है और ये शोल्डर है। ये कहते हैं कि ये हमने प्राइड से बनाई है, तो हमने इसके शोल्डर थोड़े उठा के रखे हुए हैं। तो बॉटल में कुछ और स्पेशलिटी 1801 के एस्टैब्लिशमेंट, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ खास नहीं, ज़्यादा बताया नहीं है दोनों केस पे। और इसके बॉटल में इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं हुई है, परंतु जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैंने तो इंग्रेडिएंट्स ढूंढ ही ले होंगे। इसमें आती है काफ़ी जगह से मॉल्ट, आर्बलॉर हो गया, अल्टबेनाइन हो गया, ब्रेवेल हो गया, ग्लेनक्लीथ, ग्लेनएलिची, लॉगमॉन, मिल्टनडॉफ, ग्लेनलिवेट, और सबसे बड़ी डिस्टिलरी जो इनकी खुद की खरीदी हुई है वो है स्ट्राथसिला। स्ट्राथसिला को सीग्रम्स ने खरीदा था 1950 में, जहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा मॉल्ट मिलती है। ये सारी जो मॉल्ट विस्की है, ये सब की सब स्पेसाइड से आती है। इसमें कोई भी हाईलैंड की, लोलैंड की या आइला की विस्की नहीं है, परंतु जो इसका एकमात्र ग्रेन है वो स्ट्रैटोक्लाइड से आता है, वो लोलैंड ग्रेन है। जैसा कि आपने देखा, ये जो विस्की है, इसका जो ब्लेंड है, ये कम से कम मेरे हिसाब से 30 या 40 मॉल्ट और ग्रेन से बनी हुई है। चलिए इसकी पोरिंग करते हैं। स्क्रू टॉप इसका है, कॉर्क दे सकते थे, जैसे आपने देखा था मंकी शोल्डर के ब्लेंड में उन्होंने कॉर्क दी थी। थोड़ा पोरिंग करेंगे। बहुत ही नोजिंग ऑलरेडी हो रही है, बहुत ही फ्लोरल सा इसका नोट है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा एम्बर, डार्क एम्बर कलर की है। इसके नोज पे जाते हैं। इमीडिएटली एक वनीला और एक हनी का आपको एक नोट मिलता है। मुझे मेरी माँ की बनाना कस्टर्ड की एक स्मेल आ रही है, जिसमें बनाना और एप्पल एकदम मीठे मीठे सेब डाले जाते थे।
हाँ, हल्का सा एक ओक का स्मेल है। ये आपको जानना पड़ेगा कि क्योंकि ये स्पेसाइड विस्की का एक बहुत बेहतरीन ब्लेंड है, इसके नोट्स ज़्यादातर फ्लोरल और फ्रूटी ही होंगे। टेस्टिंग करते हैं। काफ़ी क्रीमी और ग्रेनी है ये विस्की शिवास। एक पीच का फ्लेवर आता है, फ्रूट का फ्लेवर देखा जाए तो एक हर्बेशियस सा फ्लेवर भी है इसका। एंड के जो नोट्स हैं वो आपको एक कैरमल और बटर स्कॉच के मिलते हैं। आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी होगी कि इसमें एडिड कलर्स हैं, ये चिल फिल्टर्ड है। विस्की को सुंदर बनाने के लिए चिल फिल्टर करना पड़ता है ताकि जब इस पर आइस करे तो वो डिसइंटीग्रेट ना हो। इसका फिनिश भी काफ़ी स्मूथ है, उतना लॉन्ग नहीं है बट मीडियम टू लॉन्ग मानूंगा मैं इसको। बहुत ही बढ़िया। रामपुर में थोड़ा फ्रूटीनेस और थोड़ा फ्लोरलनेस ज़्यादा था, यहाँ पर इसमें थोड़ा वेल बैलेंस्ड है। अगर आप इसको रेगुलरली पियेंगे तो आपको लगता रहेगा कि काफ़ी सारे फ्लेवर्स ब्लेंड हुए हैं। वो होना तो नॉर्मल सी बात है, जितने मैंने आपको बताया कि कितने मॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, नट्स, हेज़लनट फॉर एग्जांपल, अलग अलग तरह के आपको टेस्टिंग नोट्स मिलते ही रहेंगे। टेस्ट में इतना ही। काफ़ी अवार्ड्स जीती हुई है, रॉयल वॉलंटी नहीं और दो तीन अवार्ड्स भी इसने जीते हुए हैं। आफ्टर इफेक्ट्स की बात की जाए तो ये ब्लेंडेड विस्की शायद वन ऑफ माय फर्स्ट ब्लेंडेड विस्कीज़ में थी और इसका आफ्टर इफेक्ट मुझे काफ़ी अच्छे से पता है। 2 से 3 PGA काफ़ी स्मूथली जाती है अंदर और काफ़ी अच्छा भी लगता है। रात में नींद भी अच्छी आती है, हैंगर को भी कोई सवाल ही नहीं है। बहुत ही प्यार से कॉलिन स्कॉट जो इनके मास्टर ब्लेंडर हैं 1989 से और आज तक उन्होंने काफ़ी प्यार से बनाया है। काफ़ी जनरेशन का नॉलेज इसके अंदर भरा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है बट जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है इसकी। ट्रिनिटी टेस्ट में स्वागत आपका। प्राइस अगर देखा जाए तो 5,000 रुपया 1 लीटर के लिए मेरे हिसाब से महंगा है। इसको और नीचे दाम पे रख सकते हैं। टेस्ट की बात की जाए तो इस बारे में काफ़ी लोगों का मिक्स ओपिनियन है। काफ़ी लोग इसको एकदम ब्लैंड समझते हैं, होमोजेनस समझते हैं। ये लोग वो हैं जो सिंगल मॉल्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जहाँ पर एक एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर आता है। यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है तो बहुत सारे नोट्स एक साथ में आते हैं, तो काफ़ी लोगों को ये बहुत होमोजेनस लगती है, काफ़ी फ्लैट भी लगती है। परंतु मेरे को ये ठीक लग रही है। फ्रूटी नोट्स, फ्लोरल नोट्स मुझे पसंद नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड में ये ठीक ठाक ही है। तो टेस्ट के लिए मैं इसको ठीक से थोड़ा ऊपर दूंगा और जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं काफ़ी बढ़िया हैं इसके। फॉर अ 12-year-old दैट इज सेलिंग अबाउट द सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस सीम्स टू बी अ प्रीटी फाइन ब्लेंड। अगर आपने नहीं पी है तो एक आध बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पी है तो बताइए कमेंट्स में कि आपके इसके साथ संबंध कैसे रहे हैं। आज की रिव्यू में इतनी सी बातें ही। मैं होप करता हूँ कि इस बार के रिव्यू आपको पिछले बार के रिव्यू से ज़्यादा पसंद आया होगा। नहीं आया है तो निंदा कीजिए, आया है तो प्रोत्साहन दीजिए। शुक्रिया।